अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत का सबसे बड़ा फैसला, 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान, बाकी 11 दोषियों को उम्र कैद। 26 जुलाई 2008 को 1 घंटे में हुए थे 21 सीरियल ब्लास्ट, 56 लोगों की जान चली गई थी। मामले में कुल 77 आरोपियों पर चल रहा था केस, 28 आरोपी बरी किए गए हैं। 8 फरवरी को कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी माना था। डी कंपनी पर जांच एजेंसियों का बड़ा एक्शन, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को ईडी ने किया है गिरफ्तार। 24 फरवरी तक ईडी का कस्टडी में रहेगा इकबाल कासकर। जबरदस्ती उगाही के केस में 2017 से जेल में बंद है दाऊद का भाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ढंग से किया ठाणे दिवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी ने 2 लोकल ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया लोकल में सफर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जुहू वाले बंगले को लेकर बढ़ गया है विवाद, बीएमसी ने निरीक्षण के बाद भेजा है नोटिस। मुंबई में 24 घंटे में आए हैं कोरोना के 202 नए मरीज, 1 की मौत हुई। डोंबिवली में महिला के कत्ल में पुलिस का खुलासा, किताब देने के बहाने फ्लैट पर आए पड़ोसी ने की बलात्कार की कोशिश, विरोध करने पर जान ले ली। ठाणे के एक गांव में बर्ड फ्लू की दहशत है, 3000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई है। गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद चिकन अंडों को किया जा रहा है नष्ट। महाराष्ट्र के अमरावती में शादी चोरों ने उड़ाए हैं 4 लाख रुपए से ज्यादा के गहने, दुल्हन की बुआ को लगा दिया था खुजली वाला तेल। अकोला में महिला के खिलाफ पॉक्सो का एक्ट केस दर्ज किया गया है, नाबालिग युवक के साथ यौन शोषण का आरोप है। नागपुर में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जमकर लगाए चौके छक्के। गुजरात चुनावों के लिए कांग्रेस ने शुरू की है तैयारी, 24 फरवरी से द्वारका में शुरू होगा 3 दिनों का चिंतन शिविर। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन जारी रही गिरावट, 59 पॉइंट गिरकर 57,832 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 28 अंकों की गिरावट के साथ 17,276 पर निफ्टी बंद। एलआईसी का 75,000 करोड़ का टैक्स चुकाने से इनकार, कर भुगतान के लिए अपने फंड का नहीं करेगी इस्तेमाल। महंगाई भत्ते के एरियर पर जल्द हो सकता है फैसला, सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान पर लगाई थी रोक। 2 महीने में दूसरी बार बढ़े हैं साबुन, सर्फ और पाउडर के दाम। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने फरवरी में 3 से 10% तक कीमतें बढ़ाई। 10 साल में डेटा इस्तेमाल को 20 गुना तक बढ़ाएगा मेटावर्स, जियो और एयरटेल को होगा इसका फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सीरियल बम धमाके के मामले में 49 दोषियों में से 38 को सजाए मौत दी गई है। बाकी के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में एक के बाद एक 21 धमाके हुए थे और इस आतंकवादी हमले में 56 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के 13 साल के बाद यह ऐतिहासिक फैसला आया है, जहां एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में ही एक साथ 26 लोगों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अहमदाबाद सीरियल धमाकों के करीब 14 साल बाद फैसला आया। अदालत ने यूएपीए के तहत 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 11 को उम्र कैद मिली। 8 फरवरी को कोर्ट ने 77 आरोपियों में से 49 को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहमदाबाद सेंट्रल जेल, भोपाल जेल, इसके बाद में तिहाड़, मुंबई, बेंगलुरु, केरला एंड गया, वहां से सब एक्यूज को यहाँ प्रोड्यूस किया था इन वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड देयर आफ्टर ऑनरेबल कोर्ट हैज ये जो ऑर्डर पास किया है वो। सर, कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या ऐसे एविडेंस थे जिसे कोर्ट ने माना है? इसमें एविडेंस तो 1163 विटनेसेस का एविडेंस रहा है। इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने जो है कॉन्स्पिरेसी जो भी है वो मानी है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये लोगों ने ये बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो भी कॉन्स्पिरेसी किया है वो भी माना है। यहाँ ये जो भी एक्यूज है वो अलग अलग जगह से यहाँ गुजरात में आए थे
वो अलग अलग जगहों पे रहे थे। इसके बाद में अलग अलग जगहों पे मीटिंग की थी और बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रचा था वो सब माना है। करीब 7000 पन्नों के फैसले में अदालत ने इस गुनाह को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया। 38 आरोपियों को तो फांसी होगी ही, अन्य 11 को भी मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा। जिन 38 आरोपियों को फांसी मिली है वो आईपीसी की धारा 302, 120B और यूएपीए की धाराओं के तहत दोषी पाए गए हैं। उम्र कैद पाने वालों को आपराधिक साजिश और यूएपीए की धारा के तहत दोषी पाया गया है। एक बार उनमें से कुछ दरिंदों के चेहरे और नाम जान लेते हैं जिनके हाथ 56 मासूम लोगों के कत्ल से रंगे हैं। जाहिद उर्फ जावेद, इमरान इब्राहिम शेख, इकबाल कासम शेख, शमसुद्दीन शहाबुद्दीन शेख, गयासुद्दीन अब्दुल अली मंसारी, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इकबाल कागजी और मोहम्मद उस्मान मोहम्मद अनीस अगरबत्तीवाला समेत 38 दरिंदों के हाथ 56 मासूम लोगों के कत्ल से रंगे हैं। सबसे दिलचस्प मामला ये है नेहा की जो अक्यूज थे उन अक्यूज को डिजिटली आज कोर्ट में पेश किया गया था। यानी अहमदाबाद की साबरमती जेल, भोपाल की जेल, मुंबई की जेल, बेंगलुरु की जेल, दिल्ली की जेल, वहां से ये सारे लोग ऑनलाइन कोर्ट के अंदर सुनवाई सुन रहे थे और फांसी की सजा सुनाई गई है। उस खौफनाक दिन को रमन भाई माली अपना एक पैर गंवा बैठे। जान बच गई ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। रमन भाई धमाकों में घायल हुए लोगों की मदद करने के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे थे। आतंकियों को पता था कि धमाकों के बाद अस्पतालों में भीड़ होगी, लोग अपनों की खोज खबर लेने जुटेंगे, इसलिए उन्होंने वहां भी बम प्लांट किए। अस्पताल में हुए धमाकों में कई मरीज, मेडिकल स्टाफ और घायलों की मदद करने आए लोग भी मारे गए। 26 जुलाई 2008 से जो हम इंतजार करते थे, उस समय हमारे दिल में एक ही था कि इतना खराब कृत्य किया है तो इन सभी को फांसी होनी चाहिए। पर आज के दिन 38 लोगों को फांसी हुई और 11 आदमी को आजीवन कैद की सजा जो न्याय तंत्र ने सुनाई है, उससे इतने दिन जो हमारे सीने में दर्द था वो आज हमारा दर्द मिटा है। उसी से हमें एक संतोष मिला है कि भारत के न्याय तंत्र में कोई भी छूट नहीं सकता है और जैसा उन्होंने गुनाह किया है वैसे उनको सजा मिली है। कोर्ट ने इन धमाकों के पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल दी एक्यूज और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है। 1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। 50,000 रुपीज जिसको गंभीर इंजर्ड जो भी हुए थे उनको देने का ऑर्डर किया है और 25,000 रुपीज जो भी है वो जिसको सिंपल इंजरी हुई थी उसको देने का कॉम्पेंसेशन का अवार्ड हुआ है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 धमाके हुए थे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल, एलजी अस्पताल, बसों, साइकिलों, कार और दूसरी जगह पर बम फटे थे। सूरत में भी अगले कुछ दिनों तक 29 जिंदा बम पाए गए पर कोई भी बम नहीं फटा। सूरत की 15 और अहमदाबाद की 20 एफआईआर मिलाकर ट्रायल दिसंबर 2009 से शुरू हुआ। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच की। पुलिस ने दावा किया कि धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, जिसने 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाकों को अंजाम दिया। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। इस आतंकवादी घटना के 19 दिन के अंदर ही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया था। यह आतंकवादी घटना आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और प्रतिबंधित संगठन सिमी ने करवाई थी और तब कहा गया था कि गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए ये धमाके करवाए गए। इन धमाकों से कुछ देर पहले मीडिया संस्थानों को ईमेल के जरिए धमाकों की जानकारी भी दे दी गई थी और इसकी जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। इस मामले में अब भी 8 आतंकवादियों की तलाश जारी है। अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट को बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। इन धमाकों का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना था। इनके टारगेट पर तब के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी भी थे। अमित शाह समेत उस वक्त की गुजरात कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी इनके निशाने पर थे। इनका मकसद था गोधरा कांड का बदला लेना, भारत में इस्लाम की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिमों के बीच भेदभाव पैदा करना। इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल को क्रैक आईपीएस अभय चुदासमा ने किया था, जो उस वक्त क्राइम ब्रांच के डीसीपी थे। ये केस बहुत बड़ा चैलेंजेबल था क्योंकि अहमदाबाद सिटी में जो सीरियल ब्लास्ट हुए उससे पहले देश के अन्य राज्यों में इस प्रकार की ब्लास्ट की वारदात हो चुकी थी।
किसी भी एजेंसी को कोई क्ल्यू या कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। पहली बार अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के चुनिंदा अधिकारियों ने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी के हमारे जो डीजीपी हैं वो तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच थे, अभी के रेंज आईजी गांधीनगर अभय चुड़ासमा डीसीपी क्राइम में थे। उनका टेक्निकल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस था, वो बहुत ही मजबूत था। उनके जरिए छोटी छोटी क्ल्यू मिलती गई, और छोटी क्ल्यू आप जानते हैं पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पुलिस के मुताबिक 2002 से लेकर 2008 के बीच सिमी ने कई मीटिंग की, जिनमें जिहादी भाषण दिए जाते थे। इन आतंकियों ने केरल और गुजरात के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप भी लगाए। अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, सूरत, पुणे आदि शहरों में किराए के मकान लेकर आतंकी वहां रुके थे और वहीं बम बनाए गए। बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले नट बोल्ट, छर्रे, वायर, कैंची, सेलो टेप, साइकिल, गैस सिलेंडर आदि अलग अलग दुकानों से खरीदे गए ताकि किसी को शक न हो। साल 2008 में अहमदाबाद में बम प्लांट करने के लिए दिल्ली से इंडियन मुजाहिदीन के 12 आतंकी गए थे और बम प्लांट करके वापस दिल्ली लौट आए। 38 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है। इनमें 4 आतंकी ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। जांच में ये भी खुलासा हुआ था कि दिल्ली से कुल 12 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद गए थे और वहां पर बम को प्लांट किया था। 26 जुलाई 2008 को 6:45 पर पहला धमाका हुआ था। ये धमाका मणिनगर में हुआ था। मणिनगर उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। इसके बाद 70 मिनट तक 20 और बम धमाके हुए। इसमें ब्लास्ट में जो मटेरियल यूज किया गया था, इसमें खास करके एमोनियम नाइट्रेट था, 10 वोल्ट बैटरी थी, अजंता घड़ी थी और छर्रे थे और साइकिल का यूज किया गया था। तो शुरू से इस प्रकार की चीज कहाँ मिल सकती है, कौन उसको बेच सकता है, ऐसी छोटी छोटी कड़ियों को इकट्ठा किया गया। फिर टेक्निकल सर्वेलेंस के बाद कुछ नंबर ऐसे मिले जो इंडियन मुजाहिदीन के इस नेटवर्क को क्रैक करने में काफी अहम रहे हैं। भीड़ भाड़ और बाजार वाली जगहों पर ये धमाके हुए। इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकी शामिल थे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे। एक आरोपी बाद में सरकारी गवाह बन गया था। 77 आरोपियों वाले इस केस की 13 साल तक सुनवाई चली। इस दौरान 1163 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पुलिस और कानूनी एजेंसियों ने 6000 से ज्यादा सबूत अदालत के सामने रखे। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था। बॉम्बे के एक्यूज थे जो वाहन चोरियां वगैरह कर रहे थे, तो जो वाहन चोरियों का जो रिकॉर्ड था उसी जरिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि इसमें कुछ गाड़ियां चोरी हुई और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इसमें सिविल ब्लास्ट में उसको यूज किया गया। सूरत में ज्यादा नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहां भी बम प्लांट किए गए थे, पर सर्किट फेल हो जाने की वजह से सूरत में एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। मुंबई से सटे ठाणे के शाहपुर इलाके में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया है। अब इस इलाके की 25,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारने और सभी अंडों को नष्ट करने का आदेश दे दिया गया है। लोगों में दहशत है। शाहपुर में अचानक से 3000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई थी। जिला प्रशासन ने 300 मुर्गियों के सैंपल्स परीक्षण के लिए भेजे तो उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना यह भी है कि मुर्गी पालकों, आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है इस बारे में, क्योंकि ठाणे जिले में कहीं और ऐसा मामला बर्ड फ्लू का सामने अभी तक नहीं आया। और अब बात करेंगे हिजाब विवाद की, जिस पर सोमवार को भी कोर्ट में सुनवाई चलेगी। आज भी कर्नाटक में हिजाब के विवाद पर छात्राओं का प्रदर्शन जारी रहा। सवाल अब यह है कि शिक्षा के मुकाबले हिजाब के अधिकार को प्राथमिकता देने का विवाद इतना बड़ा क्यों बनता चला गया? क्या धर्म को लेकर इतनी ही प्रतिबद्धता सभी की है? चित्रदुर्ग जिले में महिला पुलिसकर्मी और हिजाब पहनी छात्राओं के बीच विवाद होता है, जहां हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश और कर्नाटक में अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आए निर्देश के आधार पर महिला पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को हिजाब में जाने से रोका। इसके बाद काफी देर तक नोक-झोंक होती रही।
बेंगलुरु में छात्राओं ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनकर आने पर परीक्षा नहीं देने दिया जा रहा। हमको हिजाब अलाउड नहीं है क्लास के अंदर। वो प्रिंसिपल बोले हैं कि अगर क्लास के अंदर आने का है तो आपको हिजाब निकालना पड़ेगा, वो हम नहीं मान रहे, इसीलिए हमको अभी एग्जाम लिखने से मना कर रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के विजयपुरा की हैं। यहाँ भी कई छात्राएं हिजाब पहनकर आने पर कॉलेज के बाहर रोक दी गई। गेट के बाहर ये बैठी हुई नजर आई। ಈ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ। कर्नाटक के तुमकुर में इंग्लिश पढ़ाने वाली शिक्षिका ने हिजाब हटाकर पढ़ाने आने के विरोध में इस्तीफा दे दिया। लिख दिया कि हिजाब पहनने से रोका तो बच्चों को पढ़ाने नहीं आ सकती। कर्नाटक की यादगिरी में सरकारी कॉलेज में हिजाब उतार कर आने से छात्राओं ने मना कर दिया। नो एक्स्ट्रा। कोडागू जिले में गेट के बाहर शुक्रवार को भी छात्राएं खड़ी रही। उन्हें हिजाब पहनकर आने की इजाजत नहीं मिली। इन सभी छात्राओं को परीक्षा, पढ़ाई और धार्मिक रीति रिवाजों तीनों की चिंता है। हमारे इंसाफ हमें मिलना चाहिए, इतना ही हमें ये नहीं निकल के जाए, कुछ भी नहीं हो जाए, हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें हिजाब भी चाहिए। हिजाब डाल के क्लासरूम को हमें जल्दी से जल्दी ऑर्डर चाहिए, एग्जाम आ रहा है नेक्स्ट मंथ से। कोई इसे जिद कहता है, कोई अपना अधिकार। दरअसल देश में अपने अपने धर्म और धार्मिक रीति रिवाजों के लिए बड़ी स्वीकार्यता नजर आती है। CSDS लोकनीति की 2016 में हुए सर्वे के मुताबिक महिलाओं के घूंघट करने के सवाल पर 68% लोगों ने इसे सही माना, 15% ने खारिज किया, 17% लोगों ने कोई राय नहीं रखी। माथे पर तिलक लगाने को लेकर 73% लोगों ने इस पर सहमति जताई, 9% की राय में ये ठीक नहीं, 18% लोगों ने कोई राय नहीं दी। घर और मस्जिद के अलावा टोपी पहनने के सवाल पर 65% की राय में ये सही है, 16% ने इसका विरोध किया, 19% ने कोई विचार नहीं जताया। दाढ़ी रखने की ओपिनियन पर जब पूछा गया तो सर्वे में 68% ने इसे ठीक कहा, 13% ने गलत बताया, 19% ने कोई राय नहीं दी। जबकि चोटी रखने के सवाल पर 65% ने इसे स्वीकार किया, 11% लोगों ने अपनी राय में से खारिज किया, 24% ने इस पर कोई विचार नहीं दिया। पगड़ी या कड़ा कृपाण के साथ रखने के सवाल पर 63% लोगों ने इसे ठीक कहा, 11% की राय में गलत है, 26% ने कोई राय नहीं रखी। जबकि धोती या पायजामा सार्वजनिक जगहों पर पहनने को लेकर 67% लोगों की राय में ये सही है, 12% ने इसको खारिज किया, 21% ने कोई राय नहीं रखी। इस तरह एक बड़ा वर्ग हर धर्म का ऐसा है जो अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए सहमति मजबूती से जताता है। बेंगलुरु से शीजा और नोलन के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज